हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि सर दरोगा बनने के लिए क्या क्या योग्यताओं की ज़रूरत होती है, उनको कितना वेतनमान मिलता है और इसमें प्रमोशन के क्या स्कोप है। तो आज इन सभी तथ्यों पर मैं पूरे विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। ये वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि बिहार दरोगा की अभी हाल ही में वैकेंसी 2446 पदों पर आई थी और ये वैकेंसी की प्रक्रिया चल रही है। अभी मेंस एग्जाम होना बाकी है और आज के न्यूज़पेपर में आया है कि 2500 दरोगा पदों पर बहाली की प्रक्रिया जो है वो दिसंबर से शुरू हो जाएगी। तो वैसे अभ्यर्थी जो नए हैं उनको ये जानना जरूरी है कि दरोगा के लिए क्या क्या योग्यताओं की जरूरत होती है और उम्र सीमा इसका कितना होता है। साथ ही वैसे अभ्यर्थी जो मेंस एग्जाम देने जा रहे हैं या तैयारी में पहले से लगे हुए हैं उनके लिए यह भी जानना जरूरी है कि उनके वेतनमान और भत्ते क्या क्या मिलते हैं, साथ ही प्रमोशन के क्या स्कोप है, करियर की क्या संभावनाएं हैं इसमें। तो आपको बताते चले कि बिहार में जो दरोगा की बहाली होती है, बिहार में दरोगा की बहाली ये बहाली करती है बीपीएसएससी। बीपीएसएससी का मतलब आप लोग समझते हैं, बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन। ये एक ऐसी संस्था है जो बिहार दरोगा की बहाली करती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं योग्यता के बारे में। तो योग्यता को हम लोग दो भाग में बांट कर देख सकते हैं, ठीक है। योग्यता को हम लोग दो भाग में बांट कर देख सकते हैं। एक है शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता, और दूसरा है शारीरिक योग्यता, ठीक है, शारीरिक योग्यता। तो सबसे पहले हम लोग शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता में आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, ठीक है। ग्रेजुएट मतलब आपको किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है, स्नातक पास होना जरूरी है, तभी आप इसके फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। दूसरी बात है कि आपने तो ग्रेजुएशन कर लिया है, लेकिन आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो अब उम्र सीमा की बात करते हैं। तो उम्र सीमा की बात करें तो जनरल अभ्यर्थियों के लिए मिनिमम उम्र सीमा और मैक्सिमम उम्र सीमा की हम बात कर रहे हैं। तो जनरल अभ्यर्थियों के लिए मिनिमम उम्र सीमा 20 वर्ष और मैक्सिमम उम्र सीमा 37 वर्ष निर्धारित किया गया है। वहीं ओबीसी और ईबीसी के स्टूडेंट के लिए ये मिनिमम 20 और मैक्सिमम 40 वर्ष उम्र सीमा निर्धारित किया गया है। वहीं एससी, एसटी और महिला के लिए भी ये मिनिमम 20 वर्ष और मैक्सिमम 42 वर्ष निर्धारित किया गया है। एससी, एसटी एंड महिला में सभी महिलाएं आ जाती हैं, जनरल का हो या एससी, एसटी का हो या कोई भी महिलाएं हो, जो किसी भी कैटेगरी से महिलाएं हो, उनको 42 वर्ष की उम्र सीमा के अंतर्गत अगर वो हैं तो वो इस परीक्षा के लिए एलिजिबल है। तो अब हम लोग बड़ी अच्छी तरह ये जान गए हैं कि हमारी उम्र सीमा कितनी होगी, तब हम दरोगा पद के लिए योग्यता प्राप्त कर लेंगे, मतलब योग्य हो जाएंगे, और हमारी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए तो ये तो जान गए। अब शारीरिक योग्यता की बात करते हैं। तो शारीरिक योग्यता में सबसे पहले आपको हाइट की बात करते हैं। तो हाइट जनरल स्टूडेंट के लिए हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर होना जरूरी है। जनरल स्टूडेंट के लिए 165 सेंटीमीटर होना जरूरी है। वहीं अगर एससी, एसटी की बात करें, एससी, एसटी की बात करें तो इसके लिए उम्र सीमा उसके लिए हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर होना जरूरी है। जनरल में ये ओबीसी और ईबीसी भी आ जाते हैं। तो इसके लिए भी हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। और अगर हम महिला अभ्यर्थी की बात करें, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, इसमें अगर महिला अभ्यर्थी की बात करें, अगर इसमें महिला अभ्यर्थी जनरल, ठीक है, ओबीसी और ईबीसी, ठीक है, ओबीसी और ईबीसी, तो इनके लिए जो है वो हाइट रखा गया है 155 सेंटीमीटर, ठीक है, 160 सेंटीमीटर रखा गया है। कितना रखा गया है? 160 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए जो जनरल, ओबीसी और ईबीसी में है, उन महिलाओं के लिए हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अगर एससी एसटी की महिला है
ठीक है, SC ST की महिला हैं तो उनके लिए ये हाइट जो है वो 155 सेंटीमीटर रखा गया है। ठीक है, तो अब एक बार थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं। जनरल OBC EBC पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर, SC ST पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर, महिला अभ्यर्थी जनरल OBC EBC के लिए 160 सेंटीमीटर, वहीं SC ST महिला के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है। अगर चेस्ट की बात करें तो जनरल अभ्यर्थियों के लिए चेस्ट, जनरल अभ्यर्थियों के लिए जनरल OBC और EBC इनके लिए चेस्ट जो है वो मिनिमम चेस्ट 81 होना चाहिए और फुलाकर 86 होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट एक्सपैंड करना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर SC ST की बात करें, SC और ST की बात करें तो ये 79 और 84 के पास में होना चाहिए। तो ये था चेस्ट इतना होना चाहिए। अब हम लोग शारीरिक योग्यता तो समझ गए, शारीरिक योग्यता में और सारी योग्यताएं आ जाती हैं और वो योग्यताएं हैं दौड़। ठीक है, अब दौड़ आपको कितना लगाना होगा, तो जनरल अभ्यर्थी OBC EBC मतलब सभी लोगों के लिए जो पुरुष हैं, पुरुष लोगों के लिए दौड़ जो है वो 6.5 मिनट 6 मिनट 30 सेकेंड का समय आपको मिलेगा और इसमें आपको 1 मील का दौड़ लगाना है। ठीक है, 1 मील का दौड़ लगाना है। वहीं अगर महिला की बात करें तो महिला अभ्यर्थियों के लिए दौड़ जो है वो 1 किलोमीटर ही होता है। ठीक है, महिला अभ्यर्थियों के लिए दौड़ 1 किलोमीटर होता है और समय इनके लिए उतना ही दिया जाता है, 6 मिनट। ठीक है, महिला अभ्यर्थियों के लिए 6 मिनट का समय दिया जाता है और उन्हें 1 किलोमीटर दौड़ लगाना पड़ता है। की बात करते हैं, आपको जंप जो है वो लगाना पड़ता है, कितना जंप लगाना पड़ता है। महिला पुरुष लोगों के लिए जो होता है वो पुरुष लोग जंप लगाएंगे कितना, 4 फीट, ये हाई जंप है। ठीक है, हाई जंप आपको 4 फीट है और महिला लोगों के लिए 3 फीट रखा गया है, ये हाई जंप है। ठीक है, हाई जंप। अगर हम लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप में पुरुष लोगों के लिए रखा गया है 12 फीट और महिला लोगों के लिए रखा गया है 9 फीट। ये है जंप। हाई जंप में आपको 4 फीट पुरुष लोग जंप करेंगे और महिला लोग 3 फीट जंप करेंगी। वहीं अगर लॉन्ग जंप की बात करें तो 12 फीट पुरुष जंप करेंगे और महिला 9 फीट जंप करेंगी। गोला फेंक भी एक प्रतियोगिता होता है, गोला फेंक। तो गोला फेंक की बात करते हैं तो गोला फेंक में जो मेल होते हैं, मेल को 16 पाउंड का गोला फेंकना होता है। कितने पाउंड का, 16 पाउंड का गोला फेंकना होता है और ये 16 फीट तक, मिनिमम आपको 16 फीट तक आपको क्वालिफाई करने के लिए फेंकना पड़ेगा। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल जो है वो उनका जो होता है वो 12 पाउंड का होता है। कितना होता है, 12 पाउंड का गोला होता है और ये गोला को वो मात्र 10 फीट तक उनको फेंकना होता है। कितना, 10 फीट तक फेंकना होता है। तो पुरुष लोग जो जंप करेंगे वो 4 फीट, महिला 3 फीट जंप करेंगी। हाई और लॉन्ग में पुरुष 12 फीट और महिला 9 फीट जंप करेंगी। वहीं अगर गोला फेंक की बात करें तो गोला फेंक में 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक फेंकना है पुरुष को और महिला को 12 पाउंड का गोला 10 फीट तक फेंकना है। तो ये था आपका शारीरिक योग्यता। अब हम लोग बात करते हैं सैलरी और प्रमोशन की। जहां तक सैलरी की बात है तो सैलरी काफी अच्छी खासी मिलती है और ये पद भी काफी चार्मिंग वाला पद है। तो सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको 6th पे के अनुसार आपको 4200 ग्रेड पे के अंतर्गत मिलता था सैलरी और ये आपको हो गया 9300 से लेके 34,800 रुपीस। ये था 6th पे के अनुसार। लेकिन 7th पे के अनुसार आपको आपका जो बेसिक सैलरी हो जाएगा, 7th पे के अनुसार वो बेसिक सैलरी आपका हो जाएगा 35,400 रुपये। ये आपका बेसिक सैलरी हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। अब बेसिक पर आपको मिलेगा डियरलेंस अलाउंस, मतलब डीए आपको मिलेगा, हाउस रेंट मिलेगा, HRA मिलेगा। हाउस रेंट के साथ साथ आपको वर्दी भत्ता भी मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा, वर्दी भत्ता। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, उसके बाद व्हीकल अलाउंस मिलेगा
और आपको बहुत सारे भत्ते मिलते हैं। तो कुल मिलाकर अगर वेतन की बात की जाए तो इनिशियली जिस समय आप ज्वाइन कर रहे होते हैं उस समय आपकी वेतन जो है वो लगभग 50,000 के आसपास में बनता है। जिस समय आप ज्वाइन कर रहे होते हैं उस समय आपकी वेतन लगभग 50,000 रुपये बनेंगे। तो अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है और अच्छा खासा जॉब भी है, प्रमोशन के भी काफ़ी चांसेस हैं और बहुत ही चार्मिंग वाला पोस्ट है, काफ़ी पावरफुल पोस्ट है। तो ये बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी मिलती है। अगर आप प्रमोशन की बात करें, ठीक है, अब हम लोग प्रमोशन की बात करते हैं। प्रमोशन तो अगर आपकी जो बहाली है वो ASI के रूप में होता है, ठीक है, ASI के रूप में आपकी बहाली होता है। और बहाली कौन लेता है आपका, ये तो आपको मालूम ही है, बहाली लेता है बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट, ठीक है, बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, ठीक है, बहाली आपका लेता है बिहार पुलिस BPSSC के द्वारा आपकी बहाली होती है। तो सबसे पहले ASI के बाद आप प्रमोट होके बनेंगे SI, जो आपको लगभग 5 साल इसमें लग जाएंगे, ठीक है। SI के बाद आप बनेंगे इंस्पेक्टर बनने में भी आपको लगभग 10 वर्ष लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्टर के बाद सीनियर इंस्पेक्टर बनते बनते आप बनेंगे DSP, ठीक है, DSP बनेंगे। और DSP बनने में भी, इंस्पेक्टर से DSP बनने में भी आपको लगभग 10 वर्ष का समय लग जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आप मिनिमम DSP तक पहुंच ही जाएंगे एनी हाउ। और इसके बाद भी अगर बात करें तो ASP होता है, असिस्टेंट SP, उसके बाद SP होता है। तो SP तक तो लोग नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन DSP तक जनरली लोग पहुंच जाया करते हैं। तो इसमें प्रमोशन के भी काफ़ी अच्छे स्कोप हैं, इसलिए काफ़ी बढ़िया पद माना जाता है।